तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके और मेरे YouTube चैनल के ऊपर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट और स्वागत करता हूं एक बार फिर से। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की तारीख से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हेन इज़ गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो दोस्तों हर साल जो है 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब दोस्तों इसका मैंने आपको नीचे एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। सवाल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरी क्लास में एक्सप्लेनेशन रहता है, तो एक्सप्लेनेशन के ऊपर मैं आपका फुल कंसंट्रेशन चाहूँगा। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो 19 दिसंबर है उसको गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है, यानी कि इस दिन गोवा भारत के अंदर मिला था। द डे मार्क्स द ओकेजन व्हेन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फ्रीड गोवा इन 1961 फ्रॉम 450 ईयर्स ऑफ पुर्तगीज रूल। सबसे पहला यहाँ से यूपीएससी ट्रैप क्वेश्चन ये बना सकती है कि गोवा कब लिबरेट हुआ था। 1961 में हुआ था। उसके ऊपर किस किस उससे पहले किसका शासन था गोवा के ऊपर, तो वो था दोस्तों पुर्तगीज़ का या पुर्तगीज़ का। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिशर्स का नहीं था, कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रिटिशर्स का भारत पर था लेकिन गोवा पर नहीं था। गोवा पर किसका था? पुर्तगालियों का, पुर्तगीज़ का। The Portuguese colonized several parts of India in 1510, but by the end of the 19th century, Portuguese colonies in India were limited to Goa, Daman, Diu, Dadar, Nagar Haveli, and Anzadiavia Island, a part of Goa. तो ध्यान रखिएगा, वो जो मैंने आपको बात बताई वही यहाँ पर बात लिखी हुई है। As India gained independence on 15th August 1947, it requested the Portuguese to cede their territories, but they refused. सबको पता है दोस्तों कि भारत पहले प्यार से बात करता है। सीधी उंगली से जब घी नहीं निकलता तो फिर अपन उंगली को टेढ़ी करते हैं। सेम उस तरीके से पहले ही इंडिया वालों ने जो है प्यार से बात करी, प्यार समझाया कि देखो यार, दे दो हमारे को हमारा गोवा वापस, हमारा है तुम्हारा है भी नहीं। फिर जब वो नहीं माना तो फिर तो इंडियन आर्मी को आना ही था। द गोवा लिबरेशन मूवमेंट स्टार्टेड ऑफ विद स्मॉल स्केल रिवॉल्ट्स बट रीच इट्स पीक बिटवीन 1940 टू 1960। इन 1961 1961 में ये होता है दोस्तों, आफ्टर द फेलियर ऑफ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, इंडिया जो भी एफर्ट्स कर रहा था पुर्तगीज़ के साथ, पुर्तगालियों के साथ, वो सब फेल हो जाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट उसके बाद एक ऑपरेशन लॉन्च करती है जिसका नाम है ऑपरेशन विजय, और इसी ऑपरेशन विजय की मदद से ही इंडियन गवर्नमेंट दमन एंड दीव और गोवा को इंडिया मेनलैंड के अंदर मर्ज करती है। सो देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहला फैक्ट आपको ये रिमेंबर रखना है कि गोवा इंडिया के अंदर मर्ज हुआ 1961 में, एक फैक्ट। सेकंड फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है कि किस ऑपरेशन के तहत इंडिया में मर्ज हुआ, तो वो था ऑपरेशन विजय, सेकंड फैक्ट। थर्ड फैक्ट आपको यहाँ रिमेंबर ये रखना है कि मान लीजिए अगर यूपीएससी ने एक ट्रैप क्वेश्चन बना दिया कि भाई गोवा के ऊपर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट दोस्तों फॉल्स है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली हु गॉट द टाइटल ऑफ पर्सन ऑफ द ईयर 2022 बाय पीटा इंडिया। पीटा इंडिया क्या है ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि यूपीएससी के लिए रेलेवेंट नहीं है। पीटा इंडिया बेसिकली एक तरह का मतलब एनिमल वेलफेयर के लिए काम करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो जानवरों के लिए काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ पीटा इंडिया। मैं इसकी फुल फॉर्म लगाना भूल गया हूँ, तो आप गूगल कर सकते हैं। तो इसने अभी हाल ही में दोस्तों सोनाक्षी सिन्हा को पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। ऐसा टीचर आपको कहाँ मिलेगा जो पढ़ाते वक्त ये भी बताता है कि क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसी बात पर दोस्तों इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। चलिए, द इंडिया वुमेन्स हॉकी टीम वॉन द FIH नेशंस कप 2022 बाय डिफीटिंग विच कंट्री। इंडिया वुमेन हॉकी टीम ने जो है किस देश को हराकर FIH नेशंस कप का अपने नाम कर लिया है, तो वो है दोस्तों स्पेन। अब सवाल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों स्पेन है, स्पेन की जोग्राफिकल लोकेशन इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों ये है स्पेन, स्पेन की जो कैपिटल है वो है मैड्रिड। स्पेन के जस्ट पास में आपको पुर्तगाल दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पर आपको मेडिटेरियन सी दिख रहा है, स्पेन के जस्ट ऊपर आपको फ्रांस दिख रहा है। सो जोग्राफिकल लोकेशन आपको स्पेन की ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट चीफ साइंटिस्ट ऑफ WHO। नए WHO के चीफ साइंटिस्ट कौन होंगे, तो वो होंगे दोस्तों डॉक्टर जेरेमी फर्रार।
अब दोस्तों क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो कि 1948 में इस्टेब्लिश करी गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर, एंड इसके अंदर जो मेंबर्स है दोस्तों WHO के अंदर वो है 194, एंड 6 जगह इसका रीजनल ऑफिस लोकेटेड है। बात करें WHO के मेन फंक्शन के बारे में, तो इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क्स इन कोलेबोरेशन विद इट्स मेंबर स्टेट्स यूजुअली थ्रू द मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ। सो मोटा मोटी आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ, WHO के नए चीफ साइंटिस्ट कौन बने हैं, डॉक्टर जेरेमी फरार, एक बात। दूसरी बात, WHO कब बना था, क्या उसके 2-3 मेन फंक्शंस है, क्यों इतना ज़्यादा चर्चा में है। 7-8 पॉइंट आप रिमेंबर रख लीजिए, बहुत है। मेंस आएगा टिका देना, हेल्थ का इशू आएगा लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, बाय whom हैज़ द इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब हैज़ बीन स्टार्टेड। इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब किसने शुरू किया है, तो इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब दोस्तों शुरू किया गया है G7 के द्वारा। G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7। यहाँ पर आप इमेज के अंदर देख सकते हो, ये है 7 कंट्रीज ग्रुप ऑफ 7 के अंदर, G7 के अंदर कौन कौन है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, UK है, USA है। तो इन 7 देशों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। The group of 7 leading economies have created an open international climate club for countries that want to cooperate in the fight against global warming. तो मेन एम तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो क्लाइमेट क्लब बनाया गया है इसका मेन एम क्या है, तो साहब मेन एम है ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स सेड मंडे आफ्टर अ वीडियो कॉन्फ्रेंस विद अदर G7 लीडर्स। तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब किसने बनाया है, G7 ने बनाया है। दूसरा पॉइंट रिमेंबर रखिएगा कि G7 क्या है, कि कौन कौन से इसमें देश है G7 के अंदर, और इस इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है। चलिए अगला क्वेश्चन, फेरी सर्विस विल बी स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री फ्रॉम जनवरी 2023। तो पहले मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, फेरी का मतलब होता है नौका, यानी कि नाव। तो जो बोट की सर्विस है, फेरी सर्विस है, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में दोस्तों शुरू करी जाएगी 2023 से। अब दोस्तों इंडिया और श्रीलंका की बात करें तो क्या मेजर इश्यूज़ हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में। दोस्तों सबसे पहला जो मेजर इशू है इंडिया और श्रीलंका के बीच में वो है किलिंग ऑफ फिशरमैन। बहुत सारे भारत के मछुआरे जो है मछली पकड़ते पकड़ते उनके तट पर चले जाते हैं, उनके एरिया पर चले जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। पहली प्रॉब्लम ये है। दूसरी जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो है चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस। तीसरी प्रॉब्लम जो है वो है दोस्तों एक प्रोजेक्ट है ईस्ट कोस्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट, जो कि श्रीलंका ने जो है चाइना को डेवलप करने के लिए दे दिया था, और पहले बात हुई थी कि इंडिया को डेवलप करने के लिए दिया जाएगा। सो आपके लिए मैं पूरा रीड आउट कर देता हूँ एक बार ऊपर से नीचे तक। व्हाट आर द मेजर इशूज इन इंडिया श्रीलंका रिलेशंस। सबसे पहला इशू किलिंग ऑफ फिशरमैन, नोट डाउन कर लीजिए। Killing of Indian fishermen by the Sri Lankan Navy is a lingering issue between these two nations. In 2019 and 2020, a total of 284 Indian fishermen were arrested and a total of 53 Indian boats were confiscated by the Sri Lankan authorities. In the current meeting, both the countries discussed the Pak Bay fisheries conflict and reiterated the long-standing consensus to handle fishermen issues through humanitarian approach and refrain फ्रॉम द यूज़ ऑफ वायलेंस। बेकार की बात है, ध्यान नहीं लगाना है, ठीक। आगे बढ़िए। पहला मेजर पॉइंट आपको पता चल गया ईस्ट कोस्ट, पहला मेजर पॉइंट है किलिंग ऑफ फिशरमैन का। दूसरा मेजर इशू है चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस, हम्बन डोटा पोर्ट, उसको कनेक्ट कर देना है। थर्ड पॉइंट आपको यहाँ पर ये लिखना है ईस्ट कोस्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट। दिस ईयर श्रीलंका कैंसिल्ड एन MOU की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MOU साइंड विद इंडिया एंड जापान फॉर द ईस्ट कोस्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट। अगर ये 3 पॉइंट भी आप लिख के आओगे ना, तो मतलब इंडिया श्रीलंका रिलेशंस के लिए एग्जामिनर आपको अच्छे खासे नंबर दे देगा। बाकी और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप गूगल करिए और इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस देखिए। देखिए दोस्तों, पढ़ने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए दुनिया बहुत बड़ी है। अब अगर पूरी दुनिया के अगर हर देशों के बारे में आप पढ़ने लग गए तो हो गए नैया पार। UPSC छोड़िए, फिर तो आप 10th में पास नहीं कर पाएंगे।
तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो भी देश चर्चा में रहता है उस देश के संबंध पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली, मिलिट्रली और भी जो 2-3 ली होते हैं फाइनेंशियली, ये आपको रिमेंबर रखने हैं। इंडिया और श्रीलंका की जब बात करते हैं अपन तो हमेशा राजीव गांधी जी से शुरुआत करिए। LTTE के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, दोनों को लेकर चलिए, एक बैलेंस अप्रोच लेकर चलिए। पॉजिटिव पॉइंट्स भी बता देने हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी बता देने हैं, फाइनेंशियली क्या है, स्कीम्स क्या है, ऐसे मोटे मोटे 7-8 पॉइंट्स दिमाग में रखिए और उनको ही हाईलाइट करके आइए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पूरा लिखेंगे ना ईस्ट कोस्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट क्या है, नहीं, इतना टाइम नहीं है यूपीएससी के अंदर, सिर्फ लिखिए ईस्ट कोस्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट हाईलाइटेड, दैट्स इट, फिनिश कर लिया आपने अपना वर्क। मान लीजिए 2 स्टूडेंट है ए और बी, ए लिख रहा है ईस्ट कोस्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट या किलिंग ऑफ फिशरमैन, सिर्फ इतना लिख रहा है किलिंग ऑफ फिशरमैन, दैट्स इट। दूसरा लिख रहा है किलिंग ऑफ फिशरमैन और फिर उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। दोस्तों एक्सप्लेन करने की जरूरत है ही नहीं, स्मार्टर वे ये होती है किलिंग ऑफ फिशरमैन लिखा, साइड के अंदर एक डब्बा बनाया, उस बॉक्स के अंदर श्रीलंका का मैप बनाया, श्रीलंका का मैप बना के उसके अंदर हम्बनटोटा पोर्ट को दिखाया, ये होती है स्मार्टर वे। तो जितना ज़्यादा हो सके क्रिएटिविटी लगाइए आप, जितना ज़्यादा हो सके मैप का यूज़ कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके 360 डिग्री डायमेंशंस के अंदर सोचना शुरू कीजिए। मुझे पता है कि ये सब चीज़ें जो है बोलने में आसान होती है और सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जब करते हैं तो बहुत जोर आता है। लेकिन दोस्तों इसका नाम यूपीएससी है, अगर इतना ही हल्का होता तो हर कोई कलेक्टर बन जाता। चलिए, ज़्यादा ज्ञान आज के लिए, इतना ज्ञान बहुत है, ध्यान रखिए अपना। देखिए दोस्तों, पर्सन इन न्यूज़ जो है आज के इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी वो है पंडित रविशंकर। रविशंकर जो है इंडियन सितारिस्ट और कंपोजर थे, एक सितार वर्चुओसो। ही बिकेम द वर्ल्ड्स बेस्ट नोन एक्सपोर्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी एंड इन्फ्लुएंस्ड मैनी म्यूजिशियंस इन इंडिया एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो आप सबको पता है दोस्तों पंडित रविशंकर कौन थे, और इनके बारे में इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज से यूपीएससी में हो सकता है क्वेश्चन बन भी जाए आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। दोस्तों आज की हमारी जो प्लेस इन न्यूज़ है वो है अर्जेंटीना। क्यों सर, अर्जेंटीना में ऐसी क्या खास बात है? अर्जेंटीना में ऐसी खास बात इसलिए है दोस्तों क्योंकि अभी अभी अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है, तो प्रोबेबली चांसेस हैं कि यूपीएससी यहाँ से जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को फंसा दे, लोकेशन के क्वेश्चन को ट्रैप क्वेश्चन बना दे। सो ध्यान रखिएगा अर्जेंटीना के बारे में। ये अपना साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है दोस्तों, और ये जो पोर्शन है ये है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की जो कैपिटल है वो है उराग्वे। इधर आपको अटलांटिक ओशन मिल जाएगा, इधर आपको पैसिफिक ओशन मिल जाएगा। अर्जेंटीना के जस्ट पास में आपको चिले, पैराग्वे और ब्राज़ील और ये सब दिख जाएंगे दोस्तों। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, अर्जेंटीना की कैपिटल उराग्वे नहीं है, माफ़ करिएगा। अर्जेंटीना की कैपिटल है बुएनोस आयरेस। फिर से रिपीट कर देता हूँ, अर्जेंटीना की कैपिटल है बुएनोस आयरेस। उराग्वे तो बेसिकली दूसरी कंट्री का नाम है। दोस्तों ये है आज के प्रीलिम्स फैक्ट्स एक नज़र में। गूगल ने भी हाल ही में ही एंटी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन इंडिया के अंदर लॉन्च किया है। इंडिया जो है अपनी 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है दोस्तों वो फिजी देश के अंदर ऑर्गेनाइज करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट अलाउज द वुमेन टू टर्मिनेट 33 वीक प्रेगनेंसी चॉइस ऑफ द मदर एंड डिग्निफाइड लाइफ ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड। सो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन। आई होप कि आपने बहुत कम समय के अंदर बहुत सारा ज्ञान बटोरा होगा और आप इस ज्ञान का सही जगह पर इस्तेमाल भी करेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, आबाद रहें, प्यार देते रहें। जय हिंद।